आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो रेडियोटेक पे। आज एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें क्या करेंगे, हर एक प्रोसीजर को उसका 51 लाइनर्स करेंगे या 50-60 जो भी उसके ऑन लाइनर्स होंगे जिसमें एकोमोडेट हो जाए। उसके बाद देन उसके इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रोसीजर का भी टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारा एक तो हो जाएगा पर्टिकुलर एक, जैसे जीआईटी का स्टार्ट हुआ तो जीआईटी का पहले होगा प्रोसीजर। जैसे अभी बेरियम सॉलो हो रहा है, बेरियम सॉलो के बाद बेरियम मील होगा, बेरियम मील के बाद बेरियम मील फॉलो थ्रू होगा, देन एनिमा होगा। उसमें क्या होंगे, 51 लाइनर्स होंगे, 20 इंपॉर्टेंट MCQ होंगे जो कि पूरा चैप्टर का क्या होगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ में अगर टाइम मिलता है तो उसके एक डिटेल्स क्लास भी आएगी। ठीक है, सेशन भी आएगा और बाकी चीज़ें रैपिड फायर वाली सीरीज भी आती रहेगी समय समय पे। ठीक है, और साथ में हमारी जो 1000 MCQ सीरीज चल रही है वो भी आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक कोई सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो जाके एनरोल करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री कराई गई हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं सारी चीज़ें। साथ में इन प्रीमियम सीरीज भी चल रही है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट है तो कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ में KJMU की फ्री टेस्ट भी चल रही है, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, एस्पायरेंट ऐप पे मिलेंगी, वहाँ पे आपको जाना है और इनमें एनरोल करना है। साथ में अगर क्रैश कोर्स परचेज करना है तो क्रैश कोर्स परचेज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस्पायरेंट ऐप इंस्टॉल करने पड़ेगा, या फिर साइट से जाके आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहें। और साथ में कोड, अगर हमारे चैनल का कूपन कोड यूज करेंगे इन्फो रेडियोटेक, देन आपको क्या मिलेगा, फिर 5% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अब चलते हैं बिना किसी समय के गंवाए अपने टॉपिक पे। तो हमारा इसमें क्या कवर होने वाला है मैंने पहले बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स नहीं। अब चलते हैं वन लाइनर्स हमारा जो होने वाला है। तो वन लाइनर्स में हमारा पहला वन लाइनर्स क्या कह रहा है, सबसे पहले बेरियम सॉलो होता क्या है। ठीक है, बेरियम सॉलो क्या होता है, बेरियम सॉलो एक क्या है, फ्लोरोस्कोपिक स्टडी है। फ्लोरोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि रियल टाइम इमेजिंग होती है, यानी जैसे जैसे क्या होगा हमारा एक तो पहली बात, बेरियम सॉलो क्या है, कंट्रास्ट, क्या है, कंट्रास्ट प्रोसीजर है जिसमें कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रास्ट को ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के लिए हमें क्या है कि वो स्पॉट फिल्म नहीं चाहिए होती कि स्पॉट फिल्म लेंगे, एक यहाँ पे पहुँचा वहाँ पे पहुँचा, ऐसा नहीं। तो हमें चाहिए रियल टाइम इमेजिंग, तो कहाँ तक कंट्रास्ट पहुँचा ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोरोस्कोपिक मॉडलिटी चाहिए, यानी फ्लोरोस्कोपिक स्टडी है ये। साथ में किसकी स्टडी है, ईसोफेगस और अपर जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है, तो बेरियम सॉलो किसकी स्टडी है, अब ईसोफेगस और अपर जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट इवेलुएट्स सॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी हम कैसे निकलते हैं उसको इवेलुएट करेगा, मोटेलिटी को करेगा, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि द कंट्रास्ट मैकेनिज्म यूज्ड इन बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, जो इसमें कंट्रास्ट यूज होता है कहाँ पे, बेरियम सोलो में, वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बेरियम सोलो। सोलो उसकी मैकेनिज्म को, किस तरीके से कंट्रास्ट को हम लेंगे उसके बेसिस पे सोलो लिखा गया है, और बेरियम इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट जो यूज हो रहा है वो बेरियम यूज हो रहा है। ठीक है, बेरियम का सस्पेंशन, इसलिए हमने कहा क्या कहा, बेरियम सोलो। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 और 5 ज़्यादा पास हो गया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसे। पेशेंट इज यूजुअली इन एरेक्ट और ऑब्लिक पोजीशन ड्यूरिंग स्टडी। तो पेशेंट को क्या कहना है, यूजुअली जो प्रायरली रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, या तो एरेक्ट पोजीशन रहेगा, इसको थोड़ा पतला करते हैं पेन को, हाँ एरेक्ट रहेगा, या फिर कह रहा है क्या रहेगा, ऑब्लिक पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, प्रीफरेबल स्टेट है, प्रीफरेबल पोजीशन है, किसके लिए, बेरियम सोलो की स्टडी के लिए। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, सिंगल कंट्रास्ट यूज लो डेंसिटी बेरियम। तो इसमें जो सिंगल कंट्रास्ट भी स्टडी होती है, डबल कंट्रास्ट भी होती है, कहाँ पे, बेरियम सोलो में। तो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, लो डेंसिटी का बेरियम यूज करेंगे, डबल कंट्रास्ट की स्टडी के लिए क्या करेंगे, हाई डेंसिटी का बेरियम करेंगे, किसके साथ में, एयर के साथ में। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डबल कंट्रास्ट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल कंट्रास्ट यूज हो रहा है। एक तो क्या है, नेगेटिव कंट्रास्ट है, एक क्या है, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव क्या है, बेरियम सल्फेट जो है पॉजिटिव कंट्रास्ट है विथ हाई डेंसिटी, और सेकंड क्या है, एयर जो है निगेटिव कंट्रास्ट है। ठीक है, अब निगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि निगेटिव जो होता है वो निगेटिवली क्या कहता है, इंपैक्ट डालता है, और पॉजिटिवली जो होता है वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होते हैं, जो पॉजिटिव कंट्रास्ट होता है वो क्या करता है कि जो वहाँ की एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ की इमेज जो हो जाती है वो ब्राइटर हो जाती है। और निगेटिव कंट्रास्ट क्या होता है कि वहाँ पे क्या कर देता है कि एटेन्यूएशन को बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से डार्कर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं हमारे पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रास्ट। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे आगे। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, दी स्टडी इज परफॉर्म्ड अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल इन रियल टाइम। तो ये चीज़ें हमने पहले ही बात कर ली थी, ये स्टडी किसके अंडर में परफॉर्म होती है, फ्लोरोस्कोपिक के, ठीक है, कंट्रोल में, जो हमें क्या देती है, रियल टाइम इमेज देती है।
आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, इट हेल्प डायग्नोस स्ट्रक्चर, ये इसका इंडिकेशन समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर को क्या करता है, डायग्नोस करता है। डाइवर्टिकुला को डायग्नोस करता है, वेब्स हो गई, ठीक है, फेरेंजियल वेव हो गई, उसको करता है। एंड मासेस ऑफ इसोफेगस, कोई भी मास है इसोफेगस में तो उसको भी क्या करेगा, डायग्नोस करेगा। किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, बेरियम सोलो की हेल्प से। तो क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, डाइवर्टिकुला को डायग्नोस कर सकते हैं, फेरेंजियल वेव को कर सकते हैं, मास ऑफ इसोफेगस को कर सकते हैं, डुओडेनल एस्ट्रेसिया नहीं सॉरी हाइटल हर्निया हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बेरियम सोलो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, बेरियम सोलो शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ प्रिपरेशन इज सस्पेक्ट, परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। अगर क्या है, परफोरेशन कोई भी शंका है, कोई भी चांस है, तो हम क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बेरियम सोलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का परफोरेशन का सस्पेंशन है या सस्पेक्ट है कि परफोरेशन हो सकता है या है, तो हम नहीं करेंगे बेरियम सोलो को। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहा है, इन सस्पेक्टेड परफोरेशन वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट गैस्ट्रोग्राफिन इज यूज्ड। अगर क्या है कि सस्पेक्टेड परफोरेशन है तो यहाँ पे हम बेरियम में बेरियम सोलो यानी बेरियम सल्फेट ना यूज करके हम इसका कलेक्टिवली मेजर लेके क्या करते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर लेके हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोग्राफिन का यूज करके क्या कर लेंगे, इमेज कर लेंगे अगर बहुत जरूरी है तो। कौन सा, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट, जो कि क्या है, गैस्ट्रोग्राफिन है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 10 में क्या कह रहा है, द पेशेंट मस्ट फास्ट फॉर एट लीस्ट 6 आवर बिफोर प्रोसीजर। तो पेशेंट को कितने देर रहना है, फास्ट 6 आवर रहना बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 11 में। पॉइंट नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आर यूज्ड इन डबल कंट्रास्ट स्टडी टू प्रोड्यूस गैस। तो इफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ पे, डबल कंट्रास्ट स्टडी में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि डबल कंट्रास्ट जो स्टडी होती है उसमें गैस की प्रोडक्शन यानी वही एयर का प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स होता है जो पाउडर्स फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका यूज करते हैं। या इनो भी यूज कर सकते हैं, इनो यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 12, द स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम द फेरिंग्स टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो ये स्टडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फेरिंग्स से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक जा रही है, ठीक है। इसके बीच की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बेरियम सोलो से ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी डायग्नोस करना है वो हम कर सकते हैं किसके थ्रू, बेरियम सोलो के थ्रू। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। पॉइंट नंबर 13 में क्या कह रहा है, द नॉर्मल इसोफेगस सोज स्मूथ पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड यूनिफॉर्म लुमेन, ठीक है। तो जो क्या होता है, नॉर्मल इसोफेगस कैसा होगा, स्मूथ होगा, पेरिस्टाल्टिक वेव को क्या करेगा, स्मूथली परफॉर्म करेगा, और यूनिफॉर्म लुमेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सैडेड होगा, कहीं पे ज़्यादा डिपेंड क्रस्ट हो, ठीक है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो ऐसा होगा, अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, स्मूथ एंड क्या होगा, यूनिफॉर्म लुमेन होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पे। पॉइंट नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्रिकोफेरेंजियल बार्स अपीयर एज पोस्टीरियर आइडेंटिटेशन एट C5 C6 लेवल। तो क्रिकोफेरेंजियल बार अपीयर कहाँ पे होता है, और किसके लिए होता है, पोस्टीरियर इंडेंटेशन के लिए होता है, जो कहाँ पे दिखता है, सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6 पे, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 15 में जेंकर डाइवर्टिकुला एराइजेस, जेंकर्स डाइवर्टिकुला एराइज पोस्टीरियरली फ्रॉम क्लियंस डेहिसेंस। तो ये क्लियंस डेहिसेंस क्या होता है, एक पॉइंट है, उसके पोस्टीरियरली क्या अपीयर होता है, जेंकर डाइवर्टिकुला होता है, ठीक है। जब ये क्या होगी, डिटेल्स वाली क्लास होगी तो वहाँ पे मैं क्लियंस एंड डेहिसेंस को मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 16 क्या है, सजेटिकी रिंग, ये चैटजिकी रिंग इज म्यूकोसल रिंग एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। तो चैटजिकी रिंग या जो भी इसको प्रोनाउंसिएट आप कर पा रहे हैं, वो जो रिंग होती है म्यूकोसल रिंग, वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे पाई जाती है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई नाम से आता है, अगर ऑप्शन में हमें गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन दिखता है तो हमें उसको मार्क करना है, ठीक है। ये मैंने बता दी, हिंट दे दी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 17 में क्या कह रहा है, एकालसिया। एकालसिया क्या करता है, शो करता है बर्ड बीक नैरोइंग एट द लोअर इसोफेगस। लोअर इसोफेगस पे कैसा दिखेगा, बर्ड बीक यानी चिड़िया के चोंच के समान नैरो हो जाएगी क्या, हमारी इसोफेगस, लोअर इसोफेगस, उसी को हम क्या कहेंगे, एकालसिया कहेंगे, ठीक है। एकालसिया ऐसी दिखती है, बर्ड बीक जैसी। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 18 पे। पॉइंट नंबर 18 क्या कह रहा है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म सोज क्रॉक स्क्रो और रोजरी बेड अपीयरेंस। अगर आपसे पूछा जाए क्रॉक स्क्रू या रोजरी बेड कहाँ पे दिखता है, ऐसा अपीयरेंस आपको कहाँ दिखेगा, तो वो कहाँ पे दिखेगा, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में दिखेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं 19 पॉइंट पे। 19 पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कार्सिनोमा इसोफेगस में सो इरेगुलर नैरोइंग विथ सोल्डरिंग। तो हमें कार्सिनोमा जो इसोफेगस का होगा, इसोफेगस का जो कार्सिनोमा होगा वो कैसा दिखेगा, एक तो इरेगुलर दिखेगा, जो कि बात वहाँ पे हो रही थी इरेगुलर की, अगर रेगुलर होगा तो नॉर्मल होगा, इरेगुलर नैरोइंग है यहाँ पे, ठीक है, साथ में क्या है, सोल्डरिंग भी है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 20 में। पॉइंट नंबर 20 क्या कह रहा है, हाइटस हर्निया सो गैस्ट्रिक फंडस एबव द डायफ्राम। तो हाइटस हर्निया में क्या दिखेगा हमें, गैस्ट्रिक फंडस यहाँ दिखेगा, सोज गैस्ट्रिक फंडस एबव द डायफ्राम। जहाँ पे गैस्ट्रिक हमारा फंडस यानी स्टमक का जो पार्ट है वो हमें कहाँ दिखने लगे, डायफ्राम के ऊपर दिखने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइटस हर्निया। उस केस को हम क्या कहेंगे, हाइटस हर्निया कहेंगे। आगे चलते हैं 21 पॉइंट में। 21 पॉइंट में क्या कह रहा है, स्लाइडिंग हार्निया इज मोर कॉमन देन पैराइसोफेजियल हार्निया। तो स्लाइडिंग हार्निया क्या होती है, वो ज़्यादा होती है कॉमन, उसके बाद क्या होती है, पैराइसोफेजियल हार्निया। अगर आपने नाम नहीं सुना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, ये वन लाइनर्स की सीरीज है, तो वन लाइनर्स की सीरीज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब एक लाइन में हमें देखते हुए चलना है, बस हमने देख लिया, वो चीज़ें अगर एग्जाम में आती है तो हमारी अच्छे से परफॉर्म हो जाएंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि नहीं मुझे नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेनिंग हो, क्योंकि इसमें अगर एक्सप्लेनेशन करना होता तो फिर एक्सप्लेनेटरी नहीं होती क्लास, डिटेल्ड वर्जन वाली। बट यहाँ पे मेन जो मोटो होता है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, लाइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाए, इसलिए वन लाइनर्स आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 22 में। पॉइंट नंबर 22 में क्या कह रहा है, बैरियम सॉलो इज पार्ट ऑफ अपर जीआई सीरीज। तो बैरियम सॉलो किसका पार्ट है, अपर जीआई का है। आप चलते हैं 23 पे। 23 पॉइंट में क्या कह रहा है, फ्लोरोस्कोपी टाइम शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो फ्लोरोस्कोपी टाइम को हम क्या कर सकते हैं, तो उसके टाइम को कम करके पेशेंट के डोज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डबल कंट्रास्ट बैरियम सॉलो प्रोवाइड सुपीरियर म्यूकोजल डिटेल। अगर हमें म्यूकोजल डिटेल चाहिए, सुपीरियर चाहिए, मतलब बहुत अच्छी डिटेल चाहिए, किसकी, म्यूकोसा की, देन हम क्या करेंगे, डबल कंट्रास्ट बैरियम सॉलो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 25 में। पॉइंट नंबर 25 में क्या कह रहा है, फेरेंजियल फेज इज इवेल्युएटेड फॉर एस्पायरेशन रिस्क। अगर एस्पायरेशन रिस्क पेशेंट को है तो उसको हम कौन सी फेज में इवेल्युएट कर पाएंगे, फेरेंजियल फेज में। एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि उसके जो मतलब वो जीआईटी में जाना चाहिए, वो जा रहा है कहाँ पे, हमारी ट्रेकिया में जा रहा है, ठीक है, वो पार्ट अगर वो चला गया तो क्या हो जाएगा, एस्पायरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, एस्पायरेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 26 पे। पॉइंट नंबर 26 में क्या कह रहा है, सॉलोइंग स्टडी इज यूजफुल इन न्यूरोलॉजिक डिस्पेजिया असेसमेंट। तो जो सॉलोइंग स्टडी अभी हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, सॉलोइंग स्टडी भी करता है, तो उस स्टडी किसके लिए यूजफुल है, न्यूरोलॉजिक डिस्पेजिया असेसमेंट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 27 पे। पॉइंट नंबर 27 में क्या कह रहा है, सीन रिकॉर्डिंग में भी यूज फॉर डायनामिक सॉलो एनालिसिस। तो सीनियर रिकॉर्डिंग जो की जा सकती है, लगातार चल रही होती है, तो सीनियर रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, किसके लिए, डायनामिक सॉलो एनालिसिस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 28 में। पॉइंट नंबर 28 में क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय वाल्साल्वा और वाटर सिफॉन टेस्ट। तो ये जो दो तरीके के क्या होते हैं, मेथड होती हैं, टेस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, चाहे वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स हो गया तो उसको क्या करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम वाल्साल्वा, मैनुअर या फिर वाटर सिफॉन टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 में क्या कह रहा है, सर्वाइकल वेव्स अपीयर एज थिन एंटेरियर सेल लाइक प्रोजेक्शन। तो सर्वाइकल जो वेव अपीयर होती है वो कैसी अपीयर होती है, थिन एंटेरियर सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन की तरीके से होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 30 पे। पॉइंट नंबर 30 में क्या कह रहा है, कोरोसिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस लॉन्ग इररेगुलर नैरोइंग। तो कोरोसिव स्ट्रक्चर अगर है तो वो कैसा दिखेगा, या क्या प्रोड्यूस करता है लॉन्ग इररेगुलर नैरोइंग, या फिर हमें कैसी, लॉन्ग और इररेगुलर अगर नैरोइंग दिख रही है तो वो किसका इंडिकेशन हो जाएगा, किसको डिनोट करेगा, कोरोसिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 31 पे। पॉइंट नंबर 31 में क्या कह रहा है, इसोफेजियल वेराइसिस अपीयर एज मल्टीपल सर्पिजिनस फीलिंग डिफेक्ट। अगर बहुत सारे क्या हैं, फीलिंग्स डिफेक्ट हैं, सर्पिलिजिनियस का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसोफेजियल वेराइसिस कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि इसोफेजियल वेराइसिस कैसे दिखेंगे या क्या होते हैं, तो उसको उसमें दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, सर्पिलिजिनस फीलिंग डिफेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसोफेजियल वेराइसिस होंगे और दिखेंगे भी ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 32 में क्या कह रहा है, बैरियम सॉलो कैन असेस पोस्ट ऑपरेटिव एनाटॉस्मोसिस लीक। तो बैरियम सॉलो किसको असेस करने के लिए किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव एनास्टोमोसिस लीक्स के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी लीक है, एनास्टोमोसिस की मतलब पोस्ट ऑपरेटिव एनास्टोमोसिस लीक का मतलब क्या होता है कि कोई भी सही तरीके से क्या है, ऑपरेट होने के बाद जहाँ से लीकेज हो रहा है उसी को कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एनास्टोमोसिस लीक, जो कि बैरियम सॉलो में के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं 33 पॉइंट पे। 33 पॉइंट में क्या कह रहा है, इट इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नॉन बैरियम हाइपर सेंसिटिविटी रेयर। तो क्या है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर कोई क्या है बैरियम से हाइपर सेंसिटिविटी किसी पेशेंट को है तो उस केस में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 34 में। पॉइंट नंबर 34 में क्या कह रहा है, बैरियम शुड बी थिक इनफ टू कोट द म्यूकोसा एडिक्वेटली। एडिक्वेटली का मतलब होता है प्रॉपर्ली, सही तरीके से क्या कर पाए, कोट कर पाए किसको, म्यूकोसा को। इतना क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए सफिशिएंट कि वो बढ़िया से क्या कर पाए, म्यूकोसा को कोट कर पाए। कौन, बैरियम सल्फेट। आगे चलते हैं 35 पे, लैटरल व्यू हेल्प विजुअलाइज फेरेंजियल एंड सर्वाइकल इसोफेगस। तो फेरेंजियल अगर इसोफेगस देखना है, यानी फेरेंजियल के लेवल पे इसोफेगस को देखना है और सर्वाइकल के लेवल पे देखना है, तो उसके लिए जो बेस्ट व्यू होगा वो क्या होगा, लैटरल व्यू होगा। वो करेगा विजुअलाइज फेरेंजियल और सर्वाइकल इसोफेगस को देखने में हमारी मदद। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 36 में। पॉइंट नंबर 36 में क्या कह रहा है, ऑब्लिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट इसोफेगस अवे फ्रॉम द स्पाइन शैडो। अब पूछा जाए कि ऑब्लिक व्यू क्यों लेते हैं, या पूछा जाए कि ऑब्लिक व्यू में हमें क्या दिखता है, तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्या देखते हैं, इसोफेगस को किससे दूर करके, स्पाइन की शैडो को। स्पाइन की शैडो इसोफेगस पे ना पड़े, इसलिए हम क्या कौन सा व्यू लेते हैं, ऑब्लिक व्यू लेते हैं। ऑब्लिक व्यू का मतलब क्या होता है कि एक एंगल देते हैं पेशेंट को रोटेट करके, देन क्या होता है कि उसके जो शैडो होती है स्पाइन की वो क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 37 में। पॉइंट नंबर 37 में क्या कह रहा है, मोर्टेलिटी डिसऑर्डर में बी डिटेक्टेड बाई पेरिस्टाल्सिस अंडर फ्लोरोस्कोपी। तो मोर्टेलिटी डिसऑर्डर को अगर हमें पता लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, हम एसेस करेंगे पेरिस्टाल्टिक को। पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है उसको करेंगे किसके थ्रू, अंडर फ्लोरोस्कोपी, यानी फ्लोरोस्कोपी के अंडर में हम उसको एग्जामिन करेंगे, एसेस करेंगे, तो उसके बाद हम बता पाएंगे कि मोर्टेलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। अगर नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है तो कोई मोर्टेलिटी डिसऑर्डर नहीं है। अगले पॉइंट पे 38 पे, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में भी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिफ्लक्स। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होता है उसको हम ग्रेड करते हैं किसके बेस पे, एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्स, तो कितना रिफ्लेक्स हो रहा है उसके बेसिस पे। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 39 पे। पॉइंट नंबर 39 में क्या कह रहा है, सर्वाइकल ओस्टियोफाइट्स में कॉज एक्सटेंसिव इंडेंटेशन ऑन द इसोफेगस। सॉरी, सर्वाइकल जो ऑस्टियोफाइट्स होता है वो क्या कॉज कर सकता है, एक्सटेंसिव इंडेंटेशन कॉज कर सकता है, कहाँ पे, इसोफेगस पे। आगे चलते हैं 40 पॉइंट पे, फेरेंजियल पाउच जो होता है रिटेन करता है बैरियम को आफ्टर सॉलोइंग। तो अगर पूछा जाए कि फेरेंजियल पाउच किसको रिटेन करता है, तो किसको करता है, बैरियम सल्फेट को करता है आफ्टर सॉलोइंग। या फिर यूं कह लें कि आफ्टर सॉलोइंग कौन बैरियम को क्या करता है, रिटेन करता है, तब भी हमारा क्या होगा, फेरेंजियल पाउच ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं 41 पॉइंट पे। 41 पॉइंट क्या कह रहा है, आयोटो इसोफेजियल फिस्टुला में रेयरली बी डिटेक्टेड विद कंट्रास्ट लीकेज। तो आयोटो इसोफेजियल जो फिस्टुला होता है वो रेयरली कहाँ डिटेक्ट होता है, कंट्रास्ट लीकेज, विद कंट्रास्ट लीकेज। कैसे होगा, कंट्रास्ट का लीकेज हो रहा है तो कौन सा फिस्टुला होगा, आर्टो इसोफेजियल फिस्टुला होगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 42 पे। 42 में क्या कह रहे हैं, बैरियम एस्पायरेशन अपीयर एज ब्रांचिंग ओपेसिटी इन ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। तो बैरियम एस्पायरेशन जो होता है वो कैसा दिखता है, ब्रांचिंग ओपेसिटी दिखेंगी, कहाँ पे, ट्रैकियो ब्राकियल ट्री पे, अगर एस्पायरेशन हुआ है तो। ठीक है, इन सब की इमेज भी एक वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, म्यूकोसल रिलीफ टेक्निक आउटलाइन म्यूकोसल पैटर्न बाय थिन कोटिंग ऑफ बैरियम। तो म्यूकोसल रिलीफ जो टेक्निक होती है वो किसके लिए होती है, आउटलाइन करने के लिए, किसके, म्यूकोसल के पैटर्न को। ठीक है, जो कि क्या होती है, थिन कोटिंग होती है, किसकी, बैरियम की होती है। आगे चलते हैं 44 पॉइंट में। 44 पॉइंट में क्या कह रहा है, कैल्सिया कार्डिया इज कन्फर्म्ड बाय डायलेटेड इसोफेगस विद नैरो डिस्टल एंड। तो कैल्सिया कार्डिया कैसे कन्फर्म की जाती है, क्या डायलेटेड हो जाता है इसोफेगस, कहाँ पे, डिस्टल एंड पे हो जाता है, विथ नैरो, सॉरी, एकाल्सिया कार्डिया इज कन्फर्म्ड बाय डायलेटेड इसोफेगस, मतलब डायलेटेड हो गया अदर जगह पे। ठीक है, इसोफेगस जो था, बट क्या हो गया, नैरो एंड हो गया इसका, यहाँ पे क्या हो गया, नैरो हो गया एंड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एकाल्सिया कार्डिया कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 45 पे। पॉइंट नंबर 45 में क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर सो एब्रप्ट इरेगुलर मार्जिन। तो मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो कैसा दिखेगा, एब्रप्ट, यानी कि मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर का वहाँ पे क्या हो जाना, लूज हो जाना, उसके साथ क्या है, इरेगुलर मार्जिन। ठीक है, मार्जिन जो होगी वो इरेगुलर होगी, ना कि रेगुलर होगी। जैसे इसकी मार्जिन है रेगुलर है, इसकी मार्जिन रेगुलर है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलर मार्जिन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से कि हम क्या कर पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे, वो क्या होगा, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर होगा। आगे चलते हैं 46 पॉइंट पे। 46 पॉइंट में क्या कह रहा है, बेनाइन स्ट्रक्चर सो स्मूथ टेपर्ड नैरो। तो बेनाइन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा शो होता है, स्मूथ एक तो शो होगा, दूसरा क्या होगा, टेपर नैरोइंग होगी। यानी ये टेपर नैरोइंग का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूस वे में क्या होना कि उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होते जाना। इसोफेजियल परफोरेशन प्रेजेंट एज कंट्रास्ट लीक इनटू द मीडियास्टेनम। अगर इसोफेजियल परफोरेशन प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे कंट्रास्ट लीक होगा, मीडियास्टेनम में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 48। पॉइंट नंबर 48 में क्या कह रहा है, रेड टेल अपीयरेंस में बी सीन इन लोअर इसोफेजियल कार्सिनोमा।
तो रेड टेल अपीयरेंस किस केस में दिखेगा, अगर लोअर इसोफेजियल क्या होगा, कार्सिनोमा होगा, तो उस केस में हमें क्या करेगा, रेड टेल अपीयरेंस, यानी रेड के टेल जैसी क्या होगी अपीयरेंस हमें दिखेगी। आगे चलते हैं 49, यानी इसोफेजियल डुप्लीकेशन सिस्ट कॉज स्मूथ स्टेंसिंग इंप्रेशन। अगर स्टेंसिंग इंप्रेशन दे रहा है क्या उसका कारण कौन हो रहा है, इसोफेजियल डुप्लीकेशन। या पूछा जाए आपसे कि इसोफेजियल डुप्लीकेशन कैसा अपीयरेंस देता है, तो वो देता है स्मूथ एक्सटेंसिंग इंप्रेशन। अगर ये पूछा जाए कि स्मूथ एक्सटेंसिंग इंप्रेशन कौन देता है, तब भी कौन सा होगा, इसोफेजियल डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आज के लास्ट वन लाइनर के पॉइंट्स पे, जो कि क्या है, बैरियम सॉलो इज ऑफ्टन फॉलोड बाय बैरियम मील इफ स्टमक नीड्स इवेलुएशन। अगर बैरियम क्या है, बैरियम सॉलो इज ऑफ्टन फॉलोड बाय बैरियम मील, तो बैरियम सॉलो तब भी फॉलो किया जाता है कब, बैरियम मील बाय बैरियम मील इफ स्टमक नीड्स एवेल्युएशन। अगर आपको स्टमक के एवेल्युएशन की ज़रूरत है तो बैरियम सॉलो के बाद हम किसको फॉलो करेंगे, बैरियम मील को करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बैरियम सॉलो में इसोफेगस को क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं या देख रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी स्टमक को देखने की तो हम देन क्या करेंगे, बैरियम मील करेंगे। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे चलते हैं, 20 MCQ करते हैं देन। तो हमारा अब क्या स्टार्ट होने वाला है, 20 MCQ, जो कि किस पे बेस्ड है, बैरियम सॉलो पे, इसी पे बेस्ड है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बट ये 1 है। ठीक है, विच पोजीशन इज बेस्ट विजुअलाइज फॉर सर्वाइकल इसोफेगस। सर्वाइकल इसोफेगस के लिए कौन सी पोजीशन जो होने वाली है, बेस्ट होने वाली है, क्या एपी होने वाली है, ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी स्पाइन सुपाइन, ऑप्शन डी क्या है, प्रोन है। तो सर्वाइकल इसोफेगस के लिए अभी हमने पढ़ा है, सर्वाइकल और फेरेंजियल इसोफेगस के लिए कौन सी पोजीशन हमारी बेस्ट होगी, कौन से में दिखेगा हमें, वो दिखेगा हमें लेटरल में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोनेस्ट्रेट फेरिंग्स एंड सर्वाइकल इसोफेगस क्लियरली, कहाँ पे, लेटरल में। तो फेरिंग्स को, सर्वाइकल इसोफेगस को हम कहाँ पे देख पाएंगे, वो हम देख पाएंगे लेटरल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा मार्किंग गलत हो गई है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच अपीयरेंस इज सीन इन अकालसिया कार्डिया। तो अकालसिया कार्डिया में कैसा अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, अकालसिया कार्डिया में कैसा अपीयरेंस दिखेगा, क्या क्रॉक स्क्रू जैसा दिखेगा, बर्ड बीक जैसा दिखेगा, रेड टेल जैसा दिखेगा, या स्टिंग साइन दिखेगी। तो कैसी साइन दिखेगी, कहाँ पे, अकालसिया कार्डिया में, जल्दी बताएंगे, अकालसिया कार्डिया में कौन सा साइन दिखेगा, बर्ड बीक साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, बर्ड बीक साइन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि यहाँ पे अब इसका आंसर और देख लेते हैं क्या हो गया, बर्ड बीक ड्यू टू नैरोइंग ऑफ लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। जो इसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है लोअर साइड का, उसमें क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है, उसकी वजह से हमें क्या दिखता है, बर्ड बीक जैसा अपीयरेंस दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं, जो कि कहाँ पे दिखता है, हमें अकालसिया कार्डिया में दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, जेंकर डाइवर्टिकुला एराइज फ्रॉम। तो जेंकर डाइवर्टिकुला कहाँ पे एराइज होता है, क्लियंसन डेहिसेंस पे, चैटर्जी रिंग पे, या कार्डिया पे, या पाइलोरस पे। तो कहाँ पे होता है वो, क्लियन डेहिसेंस पे होता है। ठीक है, अभी इससे पहले चर्चा हुई थी इस पॉइंट के बारे में, तो इसको डायरेक्टली हमें क्या करना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी इसके बाद वीडियो जब आएगी उसकी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 4 पे चलेंगे। क्लियंसन डेहिसन क्या है, वीक एरिया इन पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल। तो कौन सी एरिया होती है, वीक एरिया होती है, एक तो कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पे। तो पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पे जो पाई जाएगी, ये पोस्टीरियर वाल है, ठीक है, इस वाल पे जो पाई जाएगी क्या, वीक एरिया, उसी को हम क्या कहेंगे, क्लियंसन डेहिसेंस कहेंगे। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, वन सेक, यहीं पे क्या होता है, जेंकर डाइवर्टिकुला होता है। ठीक है, डाइवर्टिकुला में यहीं पे अराइज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्रॉक स्क्रू इसोफेगस इज सीन इन। क्रॉक स्क्रू इसोफेगस कहाँ पे दिखता है, काल्सिया में दिखता है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में दिखता है, या फिर कार्सिनोमा में दिखता है, या पेप्टिक अल्सर में दिखता है। तो कहाँ पे दिखता है, अब इसकी भी बात हुई है, क्रॉक स्क्रू इसोफेगस कहाँ पे दिखेगा हमें, जब क्या हो जाएगा, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म होगा, तब हमें कैसा दिखेगा, कौन सा अपीयरेंस, क्रॉक स्क्रू इसोफेगस दिखेगा, ऐसा अपीयरेंस हमें दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म ड्यू टू अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म क्यों कर, स्पैज का मतलब क्या होता है, स्पैज्म का मतलब थकान, या फिर ऐसा कि स्पाज्म में उसमें मूवमेंट ना होना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि डिफ्यूज हो गया इसोफेगस। ठीक है,
डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच टेस्ट डिमोन्स्ट्रेट रिफ्लेक्स ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। तो कौन सा टेस्ट क्या करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है, पता लगाता है रिफ्लेक्स को, कब, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। क्या वाल्सल्वा मैनुअर होती है, ट्रेडलबर्ग टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, स्निप टेस्ट होता है। तो कौन सा टेस्ट होता है इसकी भी बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा था, सिर्फ वाल्सल्वा लिखा था। तो क्या हो जाएगा, वाल्सल्वा मैनुअर जो होती है, ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। जो डिमोन्स्ट्रेट करता है किसको डिमोन्स्ट्रेट करता है, रिफ्लेक्स को डिमोन्स्ट्रेट करता है। कब करता है, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। जब हम कर रहे होते हैं बेरियम सॉलो में फ्लोरोस्कोपी, तब हमें क्या करता है, वाल्सल्वा मैनुअर हमें दिखाता है क्या, रिफ्लेक्स के उसकी ग्रेडिंग को। वाल्सल्वा मैनुअर जो होता है, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर टू शो रिफ्लेक्स। तो वाल्सल्वा मैनुअर होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो वाल्सल्वा मैनुअर क्या होता है कि उस समय हम जब कर रहे होते हैं तो हम एब्डोमेन पे क्या करते हैं, कंप्रेशन बैंड लगा के या फिर मैनुअली क्या करते हैं, प्रेशर लगा के हम प्रेस करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्स हमारा पता चलता है कि कितना रिफ्लेक्स हो रहा है। ठीक है, ये है वाल्सल्वा मैनुअर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, बेरियम सॉलो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंक्लूड्स। तो जो बेरियम सॉलो है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है, क्या स्ट्रिक्चर्स का केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, परफोरेशन के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या हाइटस हर्निया के या डिस्पैजिया के। तो देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन में सिर्फ यही अंतर होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम परफॉर्म नहीं कर सकते वो स्टडी को, और इंडिकेशन में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परफोरेशन के केस में हम नहीं परफॉर्म कर सकते क्या, बेरियम सॉलो को। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, परफोरेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका, परफोरेशन। बेरियम लीक कॉजेज मीडियास्टेनिस और पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इन दो कंडीशन में क्या करता है, बेरियम लीक करता है। कहाँ से, इसोफेगस से। इसकी वजह से क्या होता है, परफोरेशन होता है। ठीक है, अगर परफोरेशन के केस में ऐसा करके लीक करके ये कर सकता है कॉज। ठीक है, मीडियास्टेनाइटिस और पेरिटोनाइटिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल जो होती है इन डबल कंट्रास्ट में, वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या म्यूकोसल कोटिंग को प्रोड्यूस करती है, गैस डिस्टेंशन को करती है, इसोफेजियल स्पाज्म को करती है, या ऑब्स्ट्रक्शन करती है। तो इफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल होता है वो डबल कंट्रास्ट में वो प्रोड्यूस करता है क्या, गैस डिस्टेंशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन से क्वेश्चन में, हमारे 7th में, जो कि हमारी जो थी क्वेश्चन की मार्किंग वो क्या हो गई थी, थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी आयरन। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, गैस डिस्टेंशन करता है। ठीक है, क्योंकि गैस प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से डिस्टेंशन हो रहा था। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं 1 से। तो क्या हो जाएगा, हेल्प म्यूकोसल विजुअलाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9th के बी पे। 9th के बी पे क्या कह रहा है, यानी 8th पे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसी को मान लीजिए 9th ही कह रहा है। बर्ड बी का अपीयरेंस इज सीन इन। तो बर्ड बी का अपीयरेंस कहाँ पे दिखेगा, क्या वो कैल्सिया कार्डिया में दिखेगा, पेप्टिक अल्सर में दिखेगा, हिर्स कर्प डिजीज में दिखेगा, या प्रंग डिजीज जो भी है वेराइसिस में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, हमें बर्ड बी का अपीयरेंस कैल्सिया में दिखेगा। इससे पहले वाले 2-3 पहले क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, तो किस में दिखेगा, कैल्सिया में दिखेगा। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, काल्सिया। क्लासिक साइन एट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे दिखेगा। ठीक है, क्लासिक साइन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विच कंट्रास्ट इज यूज्ड इफ परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। तो कौन सा कंट्रास्ट हम यूज करेंगे अगर परफोरेशन है, सस्पेक्टेड है। तो कौन सा, क्या सल्फेट करेंगे, बेरियम सल्फेट, गैस्ट्रोग्राफिन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेंगे, हम करेंगे बेरियम सल्फेट करेंगे। गलत जी, परफोरेशन के केस में हम बेरियम सल्फेट नहीं करते हैं, हम करते हैं गैस्ट्रोग्राफिन को। नॉर्मल केसेस में हम किसको करते हैं, बेरियम सल्फेट को करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोग्राफिन हो जाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है फॉर लीक स्टडी। अगर कहीं पे लीक हो रहा है तो उसकी स्टडी के लिए हम करते हैं तो गैस्ट्रोग्राफिन करते हैं, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस या मीडियास्टेनाइटिस नहीं हो पाए। ठीक है, इन्फ्लामेशन ना हो पाए। आगे चलते हैं, सेट जैकी रिंग इज लोकेटेड एट। तो ये सेट जैकी रिंग जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, अपर इसोफेगस पे, मिड इसोफेगस पे, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे, फंडस पे होती है। तो अभी मैंने बात की थी इससे पहले जब ऑनलाइन सब कर रहे थे तो उसमें कहाँ पे की थी, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आंसर थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको देखते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन क्या होता है, थिक म्यूकोसा रिंग होती है यूजिंग डाई डिस्पैजिया, जो कि किसके लिए यूज होता है, कॉज करता है, डिस्पैजिया कॉज करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, विच साइन सजेस्ट कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। तो कौन सा ऐसा साइन है जो शो करेगा किसको, इसोफेगस कार्सिनोमा का। क्या स्मूथ टेपरिंग शो करेगी, या सोल्डरिंग विथ इरेगुलर मार्जिन करेगी, यूनिफॉर्म लीवन करेगा, या क्रॉक स्क्रू करेगी। तो कौन सा करेगा 12th में, जल्दी बताएंगे, क्या करेगा, सोल्डरिंग विथ इरेगुलर मार्जिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर और आंसर देख लेते हैं। सोल्डरिंग विथ इरेगुलर मार्जिन हो गया, टिपिकल मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर साइन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 13 में, हाइटस हर्निया इज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इन। हाइटस हर्निया जो होती है वो कहाँ पे दिखेगी, किस व्यू में दिखेगी, क्या सुपाइन में दिखेगी, क्या एरेक्ट में दिखेगी, क्या प्रोन में दिखेगी, क्या डिकोबिटस में दिखेगी, किस में दिखेगी, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरेक्ट व्यू में। हाइटस हर्निया जो होगी वो हमें सबसे बढ़िया किस में दिखेगी, एरेक्ट व्यू में दिखेगी। आगे चलते हैं,
इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन, एयर एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट हर्निएशन एबव डायफ्राम। अगर हर्निएशन किसके ऊपर हो रहा है, डायफ्राम के ऊपर अगर जा रहा है क्या हमारा फंडस पार्ट, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइटस हर्निया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, जेंकर डाइवर्टिकुलम कंट्रास्ट। तो जेंकर जो जेंकर से डाइवर्टिकुलम है उसके लिए कौन सा कंट्रास्ट है, क्या करता है, फेल टू एंटर कर देता है या रिफ्यूज इनटू पाउच पोस्टेरली करता है, गोज टू स्टमक इमीडिएटली करता है, लीक्स आउटसाइड इसोफेगस करता है। तो जेंकर डाइवर्टिकुलम में कंट्रास्ट क्या करता है, कंट्रास्ट कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो फेल हो जाता है इंटर होने में इसोफेगस में, या रिफ्लेक्स इनटू पाउच पोस्टेरली हो जाता है, या फिर गोज टू स्टमक इमीडिएटली होता है, या फिर क्या होता है लीक्स आउटसाइड इसोफेगस होता है। तो क्या होता है जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स कर देगा इनटू पाउच पोस्टेरली। पाउच को क्या कर देगा, पाउच में पोस्टेरली क्या कर देगा, रिफ्लेक्स कर देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं, रिफ्लेक्स इनटू पाउच पोस्टेरली क्लासिक रिटेंशन इन फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। रेड टेल नैरोइंग इज सीन। रेड टेल नैरोइंग कहाँ पे दिखेगी, कार्सिनोमा में दिखेगी, कार्डिया में दिखेगी, पेप्टिक स्ट्रक्चर में दिखेगी, वेब में दिखेगी। तो रेड टेल अपीयरेंस हमें कहाँ पे दिख रहा था, वो दिख रहा था हमें कार्सिनोमा में, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइनर्स में भी कराई गई हैं इसलिए थोड़ा जल्दी है, आगे डिटेल्स इसकी आएगी, जल्दी ही आएगी, ठीक है। कार्सिनोमा क्या है, रेगुलर डिस्टल नैरोइंग है, रिजेंबल रेड टेल। तो रेड की पूंछ ऐसे दिखती है ना, ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या दिखेगा, ये नैरोइंग दिखेगी। तो इसी को कहेंगे रेड टेल अपीयरेंस, जो कि कहाँ पे होता है, कार्सिनोमा में होता है, लोअर इसोफेजियल कार्सिनोमा। क्रीकोफेरेंजियल बार अकर्स एट लेवल। क्रीकोफेरेंजियल बार जो होता है वो किस लेवल पे होता है, अकर होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं कि आप इजीली क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। बट ऐसा एग्जाम में अगर ये चेंज कर दे C5 ही लिखे यहाँ पे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर अभी भी दे दीजिए आप, C2 होगा, C3 होगा, या T1 होगा, या C5 to C6 होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, C5 to C6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, C5 to C6 ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। तो क्रिकोफेरेंजियस मसल क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रिकोफेरेंजियल बार बनता है, जो कहाँ किस लेवल पे होता है, सर्वाइकल 5 to सर्वाइकल 6 पे दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बेस्ट व्यू फॉर लोअर इसोफेजियल जंक्शन। तो बेस्ट व्यू किसके लिए है, लोअर इसोफेजियल जंक्शन के लिए, क्या वो लेटरल है, क्या है, राइट एंटीरियर ऑब्लिक है, एपी है, पीए है, क्या है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, राइट एंटीरियर ऑब्लिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, राइट एंटीरियर ऑब्लिक जो करेगा, मूव करेगा इसोफेगस को अवे फ्रॉम द स्पाइन साइड हो। तो ऑब्लिक व्यू जानते हैं, जाहिर सी बात है, और राइट इसलिए क्योंकि हर्ट और इंटरफेरेंस ना हो चीज़ें, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, राइट एंटीरियर ऑब्लिक करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इसोफेजियल वेव इज बेस्ट सीन। इसोफेजियल वेव किस में दिखेगी, एपी में दिखेंगी, लेटरल में दिखेंगी, ऑब्लिक में दिखेंगी, या इन फेस में दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी, ऑब्लिक में दिखेगी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसोफेजियल वेव जो होती है वो कहाँ पे दिखती है, ऑब्लिक में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, इसका आंसर और देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्लिक क्या कह रहा है, हाईलाइट करता है एंटीरियर थिन म्यूकोसल सेल्फ को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, बैरियम सॉलो हेल्प इन डिटेक्टिंग। तो बैरियम सॉलो जो होता है वो किस में हेल्प डिटेक्ट कर, मतलब किसके डिटेक्शन में हेल्प करता है, तो वो करता है थायराइड वास को, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को, इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर को, लंग कैपेसिटी को। ये नॉर्मली क्या पूछा है, इंडिकेशन पूछा है, किसका इंडिकेशन, बैरियम सॉलो का। तो बैरियम सॉलो का इसमें से क्या इंडिकेशन हो सकता है, वो हो सकता है इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑब्जर्व्ड अंडर फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर बैरियम सॉलो। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या होता है बैरियम सॉलो का, वो वोमिटिंग होगी, डिस्पेजिया होगा, पेन एब्डोमेन होगा, या कॉन्स्टिपेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्पेजिया। ये भी इंडिकेशन है किसका, बैरियम सॉलो का। तो ये रहे आपके आज के 20 MCQ, साथ में 51 लाइनर। अगर क्या चीज़ें हेल्पफुल लगी हों तो वीडियो को, सेशन को लाइक करना है और शेयर कर देना है सारी चीज़ें, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।